Hello बच्चों, let's start the question. The question is the random variable x follows the binomial distributions b n comma p for which the difference of the mean and the variance is 1. If 2 probability of x equals to 2 equals to 3 probability of x equal to 1, then find the value of n square p x greater than 1 is the equal to option A 12, option B 15, option C 11, option D 16. अब क्वेश्चन के अगर हम की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है की कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इसमें यूज करा गया है मीन। तो मीन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एन इंटू पी होता है। और अगर हम वेरिएंस की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका एन पी क्यू। ये बेसिक फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। अब हमारे पास उसमें पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसका हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर होता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो इसका जो सम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 दे रखा है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 और इक्वल में दे रखा है आपका 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, और x क्या है आपके रैंडम वेरिएबल है। अब यहाँ पे मैं x इक्वल्स टू 2 पुट करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू एन सी टू पी की पावर 2 हो जाएगा और q की पावर आपका n माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू एन सी वन p हो जाएगा p की पावर 1 और q की पावर हो जाएगा n माइनस। अब मुझे इसको ओपन करना है एनसीआर के बेसिस पे। तो एनसीआर का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो 2 इंटू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल हो जाएगा एन माइनस 2। यहाँ से आपका पी स्क्वायर आ गया और यहाँ से आपका क्यू की पावर एन माइनस 2। ऐसे ही मैं इसको ओपन कर लूंगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल आपका एन माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा p इंटू क्यू की पावर एन माइनस 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे p स्क्वायर है, एक p से आपका एक p कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे क्या है n माइनस 1 को बाहर निकालना है। तो यहाँ से भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मिलेगा 2 इंटू पी बचा है और q की पावर n माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 2 को मैं 2 लिख सकता हूँ, इसको मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, बस केवल इसको चेंज करना है इधर। ये 3 हो जाएगा क्यू की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे n माइनस 1 को मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर रह जाएगा आपका फैक्टोरियल n माइनस 2। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा p इक्वल टू 3 इंटू क्यू की पावर n माइनस 1 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा क्यू की पावर n माइनस 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके बेसिक कंडीशंस हैं वो यूज करता हूँ और यहाँ पे आपका n माइनस 1 बचा हुआ है। n माइनस 1 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया p n माइनस 1 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्योंकि बेस सेम हो जाएगा q की पावर n माइनस 1 और q की पावर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ n माइनस 2। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे ओनली 3q बचेगा। तो p n माइनस 1 इक्वल टू 3q। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इतना समझ में आ गया। अब उन्होंने क्या दे रखा है मीन और वेरिएंस का, मीन और जो वेरिएंस का जो डिफरेंस है वो उन्होंने 1 दे रखा है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे जो मीन हमने क्या माना था आपका एनपी माना था माइनस एनपी क्यू इक्वल टू दे रखा है आपका 1। तो यहाँ से आपका जो कॉमन पार्ट है वो क्या है आपका एनपी कॉमन आ गया यहाँ पे।
और बचा के यहाँ पे 1 माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपने एक बेसिक कंडीशन पढ़ी थी पीछे कि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूंगा, p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा एन पी, 1 माइनस क्यू की प्लेस पे मैं p रख दूंगा और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय एन हो जाएगा। अगर मैं n का वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में पी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक कंडीशन आपकी ये आ गई, यानी कि इक्वेशन आपको सेकंड मान ली। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे, ये दे रखी है। तो यहाँ पे मैं n की जगह पे वैल्यू रख दूंगा, 1 अपॉन में पी स्क्वायर आ जाएगा। टू पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। तो ये आ जाएगा आपका p इंटू, यहाँ पे दे रखा है आपका n-1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और आपका इक्वल टू में दे रखा है 3q, 3q दे रखा है। इतना समझ में आ गया। अब जो हमने यहाँ बेसिक कंडीशन पढ़ी थी p इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू, और यहाँ पे अगर मैं q का वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस p हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ p, और यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, तो 1 माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस पी। ये मैंने ऐसे इसलिए किया है ताकि पूरी इक्वेशन पी में आ जाए। तो यहाँ से किसी न किसी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक पी से आपका एक पी कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस पी स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस पी और 1 प्लस पी। ये क्यों लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है, अभी बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, अपॉन में पी 3 इंटू 1 माइनस पी। आपने पढ़ा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है, ओके। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस पी से 1 माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कंडीशन मिल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1 प्लस पी और अपॉन में बचा आपका पी, अपॉन में बचा पी, और इक्वल टू में क्या बचा आपका 3 बचा, इतना ही बचा है ना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 1 प्लस पी इंटू 3p हो जाएगा, और 1 इक्वल टू 3p माइनस पी, यानी कि 3p माइनस पी करेंगे तो यहाँ से 2p मिलेगा, यानी कि p का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 1/2 मिल, तो p का वैल्यू मिल गया। अब हमने जो पीछे पढ़ा था कि आपका जो n इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन में पी स्क्वायर था, n इक्वल टू 1 अपॉन में पी स्क्वायर, तो इसका मैं वैल्यू लगा दूंगा यहाँ पे। तो वैल्यू लगाने पर क्या मिल रहा है, 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 2 4। तो यहाँ से आपका जो n का वैल्यू है वो आपका 4 निकल के आ गया, n p का वैल्यू निकल के आ गया। तो यहाँ से हमने कंडीशन पढ़ी थी कि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 है, तो p का वैल्यू आपका अगर 1/2 है, तो यहाँ से हमारे पास जो q का वैल्यू है वो भी आपका 1/2 मिलेगा। तो सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिल चुकी है। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बोला गया है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू 1 निकालना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये आ जाएगा एन स्क्वायर, और यहाँ पे बोला गया है पी एक्स ग्रेटर देन 1 बोला गया। इतना समझ में आ गया। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो 1 से जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स हैं वो तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, हमें पता है प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से मैं क्या करूं, 1 से जो छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 पे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ये वाली जो कंडीशन है वो अगर 1 में से मैं माइनस कर दूं तो वहां से मुझे मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये आपका एन स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये मिलेगा आपको एन स्क्वायर 1 माइनस, ये हो जाएगा एन सी 0, पी की पावर कितना हो जाएगा आपका 0, और क्यू की पावर n-0 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। ऐसे ही यहाँ पे मिलेगा nc1, p की पावर 1 और q की पावर कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे सभी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, n की कितनी वैल्यू है आपकी, 4,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस, अब यहाँ पे जो एन सी जीरो है तो इसकी प्लेस पे मैं 4 सी जीरो लगा दूंगा। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 1/2 निकाली थी हमने, अभी निकाली थी, ऐसे ही पावर कितनी है इसकी 0, और 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, और 4C1, 1/2 की होल पावर 1 हो जाएगी, और ऐसे ही 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 - 1 आपका 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1 - 4C0, यहाँ पे क्या मिलेगा, 4, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पूरा जो सोल्यूशन मिलेगा वो 1/16 मिलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, इसको पूरा सोल्यूशन क्या मिलेगा, 4/16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 16 करूंगा तो 1 - 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 1 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 16/16 इंटू 16 - 5, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो यहाँ से जो फाइनल आंसर मिल गया आपको 11 मिल गया। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, यानी कि सी ऑप्शन 11 है, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।